हेलो और नमस्ते। स्टडी रूम में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ मैरिलिन और मैं हूँ आपकी एजुकेटर इस वीडियो के लिए। तो आज के इस चैप्टर में हम कक्षा 8वीं के अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी दीवान बन रही थी। अब हम इस चीज से हम ये चैप्टर को शुरू करते हैं। तो 12 अगस्त 1765 में, जैसे कि आप देख सकते हैं, मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से बंगाल को दीवान तैनात कर दिया था। इस बात की पूरी संभावना यह थी कि घटना मुट्ठी पर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों को मौजूदा में रॉबर्ट क्लाइव ने के तंबू, ये जो पूरी घटना हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव के तंबू पे घटी। ठीक है ना। अब 1765 में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये तैनात किया। और ये रॉबर्ट क्लाइव की तस्वीर, अभी जो आप तस्वीर देख सकते हैं या ये चित्र देख सकते हैं, जैसे कि इस चित्र में इस घटना का एक भव्य समारोह हुआ था और उसके रूप में दिखाया गया कि कैसे ये भव्य समारोह था। ठीक है, अब ये चित्र में उस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की सारी यादगार घटनाओं के लिए ही निश्चित किया था। और उसी ने, रॉबर्ट क्लाइव ने उस चित्रकार को बोला था कि कोई भी उसकी जिंदगी में घटित बहुत ही बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती हैं उन सबको वे चित्रों में और हर चीज में वो रिकॉर्ड करके रखे। ठीक है, अब बंगाल की दीवानी हाथ आ जाने के बाद अंग्रेजों के लिए यह निश्चय हो गया था कि एक बहुत बड़ी घटना है। अब जब ये हो गया था तो दीवान के तौर पर जब कंपनी को बंगाल मिल गया था, तो अब इसके बाद उनको नियंत्रण करने के लिए, बाकी जगहों को नियंत्रण करने के लिए कुछ चीजों को अपने जहन में रखना पड़ा। क्या थी वे चीजें? अब अपनी जमीन का शासन चलाना। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जमीन का शासन चलाने में और आमदनी की व्यवस्था। तो जमीन का शासन चलाना और आमदनी की व्यवस्था करने का रास्ता कंपनी को ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ा जिससे कंपनी को अपने बढ़ते हुए जो खर्च थे वो भी वो पूरा कर पाए और उसके साथ साथ बाकी की जो अधिक आमदनी थी उसको भी वो ध्यान में रख सके। इसके अलावा जो वो व्यवसाय कर रहे थे और जो ट्रेडिंग कर रहे थे, अपने व्यापारिक हरकतें जो उनकी चल रही थी साथ में, उसको भी उनको चेक में रखना था और उसको भी उनको उसकी भी खर्चे और हर चीजों को साथ में संभाल के रखना था। और समय के साथ साथ कंपनी ने ये बात भी ध्यान में रखी कि वे एक बाहरी रूल है उनका। ठीक है, वे बाहर से आए हैं तो उनको अपना हर एक कदम बहुत ही ज्यादा सावधानी से लेना पड़ेगा। अब ये बात कंपनी को ध्यान रखनी थी कि बहुत सारे जो भारतवर्ष में और यहाँ पे बंगाल इन स्पेसिफिक हम जब बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो लोग थे वे राजा महाराजाओं के अंडर काम करते थे या उनके नेतृत्व में थे। अब जब अंग्रेजों ने उनका नेतृत्व ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हुआ बंगाल में, तो कंपनी को इस बात का ध्यान रखना पड़ा कि वे जो गांव देहात में के जो लोग थे उनके बारे में भी सोचे, उनकी क्या परेशानी है, उनको वो कैसे कब्जे में कर सकते हैं, या उनके बारे में सोचते हुए उनको अपना कोई भी आगे का कदम उठाना पड़ता था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंपनी की आमदनी के बारे में। तो कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व यहाँ पे मतलब रेवेन्यू के बारे में बात हो रहा है, जो पैसा आता था उनको, उसके बारे में कि वे ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करें और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। तो हमने देखा था कि जब अंग्रेज भारतवर्ष में आए थे तो उन्होंने व्यवसाय के लिए किया था और उन्होंने सबसे ज्यादा सूती और रेशमी। तो कंपनी लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके
आकलन यानी कि उसका जो असेसमेंट था, उनको कैसे वो पूरा चीज देखना, आकलन करना, और कैसे वसूली का कोई नियमित व्यवस्था करने से वे हिचकिचा रहे थे। तो तो यहाँ पे बेसिकली ये कह रहे हैं कि कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन वे अभी भी अपने आप को खुद को एक व्यापारिक कंपनी ही मानती थी, या एक व्यापारी तौर पर ही देखती थी। ठीक है, तो कंपनी बहुत ही ज्यादा भारी भरकम लगान चाहती थी, लेकिन उसका कैसे आकलन करें उनको समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो उनकी बस वही उम्मीद थी, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि बढ़िया से बढ़िया सूती कपड़ा और सूती और रेशमी का कपड़ा खरीदे, और ज्यादा से ज्यादा वे अपने रेवेन्यू को यानी कि अपने राजस्व को दोगुना कर पाए। ठीक है, अब जल्दी ये जाहिर हो चुका था कि बंगाल का जो पूरा अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही गहरे संकट में जा रहा था। ठीक है, तो बंगाल का अर्थव्यवस्था संकट में जा रहा था और वो फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा कम कीमत पर अपनी चीजों को बेचना पड़ रहा था, जिसकी वजह से जबरदस्ती उनको जब ऐसी चीजें बेचनी पड़ रही हैं, तो किसान अपनी लगान नहीं चुका पा रहे थे। अब जब लगान नहीं चुका पा रहे, तो उनकी जो उत्पादन हो रही थी, कुछ भी हो रही, सब कुछ एकदम लॉस में जा रहा था, सब कुछ चौपट हुए जा रहा था। अब जब सब कुछ चौपट हुए जा रहा था, तो ये आर्थिक संकट 1770, इस आर्थिक संकट की वजह से 1770 में बंगाल में अकाल आ गया। 1770 में पड़े अकाल यानी फैमिन। तो अकाल क्या होता है कि यदि किसी भी जगह पे खाने पीने की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, पैसा नहीं है, ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा वातावरण बन जाता है कि कुछ भी करना संभव ही नहीं है, तब उसे अकाल कहते हैं। इंग्लिश में हम उसको फैमिन कहते हैं। तो अकाल में बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई, और ये ब्रिटिश सरकार के एकदम मतलब बेसिकली उनका शोषण हो रहा था, एक्सप्लॉयटेटिव, उनकी शोषणिक नीतियों की वजह से इतना ज्यादा हालत खराब हो रहा था कि सूखा पड़ गया। और ये भी माना जाता है कि 1/3 जनता इस अकाल में मारी गई, 1/3 जनता खत्म हो चुकी थी। तो अब इस हालत के बाद सरकार को ये लगा कि खेती में सुधार की जरूरत बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि जब तक खेती में सुधार नहीं आएगा, इन जनरल पूरे बंगाल की स्थिति जो है वो बढ़िया नहीं हो सकती। तो खेती में सुधार की जरूरत लाना एक बहुत ही ज्यादा जरूरी स्टेप हो गया था। अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था क्योंकि इतनी ज्यादा संकट में थी, तो बहुत सारे जो कंपनी के बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे और अफसर थे, उन्होंने 2 चीजें सजेस्ट करी उनको। पहली चीज ये थी कि जमीन का निवेश करो, जमीन में निवेश करो। ठीक है, और दूसरी चीज बोली खेतों में खेती की सुधार। ठीक है, और ये एकदम टॉप प्रायोरिटी, एकदम सबसे ऊपर में उन्होंने सबसे ज्यादा जरूरी माना था। ठीक है, अब कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिया। ठीक है, कंपनी को यह लगा कि इस जमीन में निवेश करने से और खेती में सुधार लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, तो अब स्थायी बंदोबस्त के हिसाब से क्या हुआ? ठीक है, इस बंदोबस्त की यह शर्तें थी। ठीक है, जो शर्त थी, पहली शर्त ये थी कि राजाओं को, ठीक है, राजाओं को और तुलकदारों को, माफ कीजिएगा, तालुकदारों को, ठीक है, तो राजाओं को और तालुकदारों को जमींदारी के रूप में अब मान्यता मिल चुकी थी। तो इन दोनों को, ये दोनों जो श्रेणी के लोग थे, जो राजाएं थे और तालुकदार थे, उनको अब जमींदार बना दिया गया था। उन्हें किसानों से लागत वसूली, किसानों से 2 चीजें, लागत वसूली और कंपनी का राजस्व चुकाना, दोनों, ठीक है, दोनों का जिम्मा इन लोगों पे थोप दिया था। ठीक है, इन पे सौंप दिया गया और इनको बोला गया कि अब राजा और तालुकदार ही
किसानों से लागत और उनका जो राजस्व कलेक्ट करना है, उनको जो कंपनी को देना है, वो दोनों की जो जिम्मेदारी थी वो चीज कंपनी से अब इनमें शिफ्ट हो गई थी। ठीक है ना। अब इसका मतलब ये था कि भविष्य में कभी भी कोई इजाफा नहीं किया जाएगा, वो फिक्स हो चुका था। ठीक है। अब अंग्रेजों को लगता था कि इनमें एक नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा, जमींदारों को जमीन की सुधार मिलने के लिए उनका खर्चा भी निकलता रहेगा और इससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। बट क्या ये सोच फिक्स हुई? नहीं। क्या ये सोच आगे बढ़ी? क्या स्थानीय बंदोबस्त आगे चला? शायद नहीं। हर चीज, जो भी चीज आप इम्प्लीमेंट करते हो या कोई नई चीज लाते हो, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो आता ही है, यानी समस्या आती ही है। तो यहाँ पे हम समस्या के बारे में देखेंगे। क्या समस्या है? समस्या ये थी कि अभी भी जमींदार जमीन को सुधारने के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे, क्योंकि कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज्यादा था कि उनको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। अब जब जमींदारों को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि जो उन्होंने राजस्व तय किया वो इतना ज्यादा था, क्या ही कमाएंगे, क्या ही खाएंगे, क्या राजस्व देंगे, सब कुछ फिट नहीं बैठ रहा था। बेसिकली बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब तक 19वीं सदी आई, 19वीं सदी के पहले दशक तक आते आते बदलाव तो आ चुके थे। ठीक है। जैसे बाजार में कीमतें बढ़ने लग गई थी, जिसको हम इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं। जितने भी सामान थे उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ठीक है। तो कीमतें बढ़ने लगी, धीरे धीरे खेती में विस्तार भी होने लगा। लेकिन जमींदारों की जो आमदनी थी उसमें सुधार आया कि नहीं आया, और कोई फायदा कंपनी को नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी ने हमेशा हमेशा के लिए एक फिक्स्ड, यानी कि एक स्थिर एक नंबर राजस्व तय कर चुके थे, और उसकी वजह से वृद्धि हो ही नहीं रही थी। तो अब ये थी सबसे बड़ी समस्या परमानेंट सेटलमेंट की। अब दिक्कत ये हुई कि जो जमींदार थे उनको अपनी जमीन को ठीक करने के लिए उनके पास कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इतने पैसे उनके डूबे हैं। और बहुत सारे जमींदारों ने क्या किया, अपनी जमीनें छोड़ के या कुछ बेच के उन्होंने देश को ही छोड़ना शुरू कर दिया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। ठीक है। तो एक नई व्यवस्था शुरू हुई। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक नई व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, वो है महालवारी बंदोबस्त। ठीक है। महालवारी सेटलमेंट। तो अब महालवारी बंदोबस्त क्या था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब तक 19वीं सदी का शुरुआत हुआ, तो कंपनी में बहुत सारे लोगों को ये बात का विश्वास हो चुका था कि कुछ ना कुछ बदलाव लाना जरूरी है, वरना कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है। और कुछ भी आगे बढ़ाव नहीं होगा। तो इसकी वजह से ये नई व्यवस्था जो है महालवारी बंदोबस्त, उसके बारे में बात करना शुरू हुआ। ठीक है। अब जब कंपनी को शासन और व्यापार, हमें पता था कि यहाँ पे वो अपने आप को एक व्यापारी तौर पर ही देखती थी। जब तक व्यापार और शासन, अब क्या था, व्यापार और शासन दोनों मिल चुका था। अब कंपनी को दोनों चीजों को ध्यान में रखना था और अपने खर्चों को भी देखना था। तो जब कंपनी को व्यापार और शासन और अपने खर्चों के लिए और पैसों की जरूरत हो, तो वे स्थायी रूप से इस राजस्व को तय करे या तो कम करे, कैसे करे, ये सब लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है। तो क्या हुआ, 1822 में होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की। कब की? 1822 में। राजस्व इकट्ठा कर और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा अब जमींदारों की ब्याज गांव महल के मुखिया को सौंप दिया गया था। तो अब किसको सौंप दिया गया था? पहले राजा और जमींदार थे, अब वो चीज मुखिया को सौंप दी गई थी। ठीक है। तो ये चेंज आया, ये बदलाव आया महलवारी सेटलमेंट में। तो क्या हुआ, बेसिकली राजस्व इकट्ठा करना और कंपनी को वो पैसे देना, वापस राजस्व उनको इकट्ठा करके उनको लौटाना, इन सब का जिम्मा जमींदारों के बजाय अब जमींदार को नहीं दे रहे थे। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जमींदार को नहीं देके मुखिया, जो गांव के मुखिया थे, उनको देना शुरू हो गया। ठीक है। और ये व्यवस्था जो बदलाव आई थी उसी को हम महलवारी सेटलमेंट या महलवारी बंदोबस्त कहते हैं। अब मनरो सिस्टम क्या था?
ठीक है, ये हम देख रहे हैं इसको रेतवारी यानी कि रेतवारी। ठीक है, इसे रेतवारी का नाम दिया गया था। मनरो का मानना था कि अंग्रेजों को किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो इसमें क्या था, मनरो जब आए तो उन्होंने ये देखा कि हमें ना ही जमींदारों की जरूरत है, ना ही हमें मुखिया की जरूरत है। अंग्रेजी को यानी कि कंपनी को सीधे 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 किसानों से बातचीत करनी चाहिए और सीधे सीधे किसानों से डील करना चाहिए कि उनको क्या चाहिए, उनकी क्या इच्छाएं हैं, और उन्हीं से डायरेक्ट बातचीत करनी चाहिए। तो ये सिस्टम पुराने सिस्टमों से भी अलग था, ये व्यवस्था अलग थी पहले से। इस नए सिस्टम को मनरो व्यवस्था कहते थे। तो उनका वही मानना था कि अब अंग्रेजों को किसानों से की रक्षा करनी चाहिए, किसानों का साथ देना चाहिए और किसानों से ही सीधे मुंह बातचीत करनी चाहिए। और उनका ये कहना था कि अंग्रेजों को जो भी किसान थे यहाँ, यानी कि रेतवार थे, यहाँ पे जो रेतवार थे, किसान थे, उनके खेतों का एकदम सावधानी पूर्वक अलग से सर्वेक्षण करो। ठीक है, सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए। और मनरो का यही मानना था कि जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे का ध्यान रखता है, वैसे ही कंपनी इन किसानों का ध्यान रखेगी। ठीक है, अब इसमें भी समस्या निकली। तो राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। ठीक है, बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था और किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। किसान गांव में भी भाग रहे थे और काम की तलाश में माइग्रेट यानी कि पलायन कर रहे थे। तो कंपनी ने एक अच्छा सोचा तो जरूर, लेकिन क्या वो फिक्स हुआ? शायद नहीं। क्या उनका काम अच्छे से निकला? नहीं, क्योंकि हर चीज में उन्होंने जो भी राजस्व तय किया था वो बहुत ज्यादा ऊपर था, बहुत ही ज्यादा हाई था। ठीक है, और वो गरीब किसानों के लिए चुकाना असंभव हो जाता। ठीक है, जिसकी वजह से वे दूसरी जगह तलाश में चले गए। तो आज हम ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पार्ट 2 जाएंगे वीडियो की और हम उसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। जो है यूरोप के लिए नई फसलें, क्या नई फसलें आई और क्या बदलाव आए, हम इन चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाय।